क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज इसीलिए करें ताकि चार्ज की स्पीड बढ़े। एक कंपोनेंट चाहता है कि सर्कुलर मोशन हो, एक चाहता है कि लीनियर। इन्होंने रिलेशन बताया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फिनोमेना की, मीटर में कन्वर्ट करके साबित क्या करना चाहते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म इन वन शॉट। पूरा ही चैप्टर हम कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ऐसा नहीं है कि वन शॉट वीडियो है तो जल्दी जल्दी निपटा देंगे गाइस, नहीं, ए टू जेड सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि चैप्टर का नाम क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मूविंग चार्जेस यानी कि चार्ज का मूव करना। हमें पता है कि चार्ज जब भी मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के बीच में रिलेशन के बारे में उस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे सब्सटेंस के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, जो जियोग्राफिकल डायरेक्शन है वो शो करता है। कंपास यूज करते ना गाइस हम, वो क्या करता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करता है। और क्या होता है मैग्नेट के बारे में और क्या जानते हैं हम। मैग्नेट अपने अराउंड एक एरिया बनाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जहां पर कोई दूसरी मैग्नेट या फिर कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से दिखाते हैं, जिसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 5th चैप्टर जो है उसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला ही टॉपिक आता है हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट थे जिनसे क्या हुआ था, एक्सीडेंटली ये डिस्कवरी हो गई थी। एक्सीडेंटली उन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, वो एक सर्किट पर वर्क कर रहे थे और उनका जो सर्किट था, मान लीजिए सर्किट है कोई, यहाँ पर मान लेते बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर की लगी हुई है, तो एक सर्किट जो था उस पर वर्क कर रहे थे। उसके पास में एक कंपास यानी कि एक नीडल कंपास पड़ा हुआ था, जिसके अंदर क्या होती है, नीडल होती है। जब उस सर्किट में करंट फ्लो हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ, और जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया तब भी डिफ्लेक्शन शो किया। और जैसे जैसे हम इसको दूर लेते गए डिफ्लेक्शन कम शो होने लगा, और एक पॉइंट ऐसा है जिसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ पर डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ उन्होंने, और ये भी ऑब्जर्व किया कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, तो इन्होंने रिलेशन बताया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फिनोमेना के बीच में। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ तो रिलेशन है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फिनोमेना के बीच में। तो पूरा ही चैप्टर इसके बारे में है। पहला बेसिक हमारा एक्सपेरिमेंट था जहां से हमने स्टार्ट कर लिया। और अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है, लोरेंज फोर्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है, Q इंटू ई होता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, पहले तो वो देख लेते हैं। चार्ज पर डिपेंड करता है, उसके बाद वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स। और तीसरा ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट पर, साइन थीटा वाले कंपोनेंट पर।
तो यहाँ से हम F इक्वल लिख सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है तो यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी हम कैसे फाइंड करेंगे, वी क्रॉस बी की मदद से हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो लोरेंस फोर्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यू ई प्लस वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारा, क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ से हमारा क्यू कॉमन आ जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी, तो यही होता है हमारा लोरेंस फोर्स। ओके गाइस, छोटी टर्म्स से पहले हम उनको क्लियर करेंगे, देन हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर चलेंगे। इसके बाद आता है हमारा मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। लोरेंस फोर्स था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम, और हम यहाँ पर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड में केवल चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की, मैग्नेटिक फोर्स की केवल हम बात करेंगे। तो पूरा ही लोरेंस फोर्स का यूज नहीं करेंगे, हम केवल मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ पर यूज करेंगे। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह से मोशन करता है, लीनियर, सर्कुलर, हेलिकल, इस तरह के मोशन वो शो करता है। पहला केस आता है हमारा जब थीटा हमारे क्या हो, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। दोनों ही केस में हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारा फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। और अगर थीटा हमारा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, यानी कि ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने अगर चार्ज को v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया इस डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कराएंगे v वेलोसिटी से q चार्ज को, तो भी क्या हो रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि कुल मिला के फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। साइन थीटा साइन 0 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी कि फोर्स हमारा 0 होगा। तो अगर फोर्स 0 होगा तो इसका मोशन कौन सा होगा, मोशन कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसको अगर हम परपेंडिकुलर रखते हैं, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है तो फिर कौन सा मोशन होगा। जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनवर्ड्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लेकर आए v वेलोसिटी के साथ, ये q चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ तक हम इसको लेकर आए v वेलोसिटी के साथ। अब फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, हम फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b से फाइंड करते हैं। ये हमारा राइट हैंड हमने लिया, v ये जो चारों फिंगर्स है v की डायरेक्शन में रखेंगे, v और b हमारी इनवर्ड है, यानी कि v क्रॉस b अंदर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब हमें डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, यानी कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो चार्ज क्या करेगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, फील्ड अंदर है, यानी कि फोर्स हमारा इधर लगेगा, तो अब चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा। अब ऐसे ही हमारा क्या होगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ है तो यहाँ पर भी अगर हम v क्रॉस b से फाइंड करें तो फोर्स हमारा डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि वापस से ये नीचे जाने लग जाएगा। और ऐसे ही करते करते जब ये यहाँ पर आएगा, q चार्ज हमारा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये सब क्या है, फोर्स है। कौन से फोर्स हैं, ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल इस तरह आ जाएगा और वापस चलता रहेगा, यानी कि अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, पाथ क्या होगा हमारा, मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन, यानी कि पाथ सर्कुलर पाथ होगा। ओके गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, और हमारा जो ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो QVB एक v से एक v कैंसिल, यानी कि r इक्वल हो जाएगा हमारा mv/QB के। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यानी कि सरकमफेरेंस 2πr, स्पीड यानी कि वेलोसिटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। r की वैल्यू अगर हम ये पुट करते हैं, r की जगह अगर हम क्या लिखते हैं mv/QB, तो v से v कैंसल, तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2πm/QB। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने
तीन केसेस तो पढ़ लिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन मान लीजिए हमारा कोई एंगल है जो ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, यानी कि कोई थीटा एंगल है, तब हमारा मोशन क्या होगा। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है गाइस, बस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके बाद जो सारे चैप्टर है हमारे वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर थीटा हमारा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम मान लेते हैं किसी y x z, ये हमारा x y z प्लेन है, x एक्सिस के अलोंग हमारी मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। तो q चार्ज को हम किसी भी प्लेन में थ्रो करते हैं, किसी भी प्लेन में मूव कराते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर v के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक तो हमारा क्या हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगा वो होगा v कोस थीटा, और जो हमारा y एक्सिस के साथ होगा वो होगा v साइन थीटा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि ये v कोस थीटा जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि लीनियर मोशन होगा। और अगर हम ऊपर की बात करें v साइन थीटा की, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि थीटा 90 डिग्री है, सर्कुलर पाथ होगा। अब दो दो हमारे कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट चाहता है कि सर्कुलर मोशन हो, एक चाहता है कि लीनियर मोशन हो। तो अब यहाँ पर मोशन जो होगा वो होगा हेलिकल मोशन। हेलिकल पाथ ये चार्ज ट्रेवल करेगा, हेलिकल पाथ में मूव करेगा। स्प्रिंग की तरह जो फोर्स होता है, इनकी सर्कुलर चाहता है और ये चाहता है सर्कुलर हो, ये चाहता है लीनियर हो, तो इस तरह से ये चलता जाएगा स्प्रिंग की टाइप, स्प्रिंग की तरह जो स्प्रिंग हमारी दिखती है, तो इसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। अब यहाँ पर इसकी रेडियस अगर टाइम की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय आर, v का कौन सा कंपोनेंट लिया है, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो mv साइन थीटा का स्क्वायर बाय आर इक्वल हो जाएगा हमारा qvb साइन थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, v से हमारा v कैंसल, तो यहाँ पर mv बच जाएगा केवल, mv डिवाइडेड बाय mv साइन थीटा, सॉरी mv साइन थीटा भी तो बचेगा, यहाँ पर एक साइन थीटा था, एक साइन थीटा यहाँ पर बच गया, एक v बच गया, तो mv साइन थीटा बाय qb, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। टाइम सेम रहेगा, टाइम भी रहेगा 2 पाई m बाय qb। कैसे आया आप तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 पाई r बाय v होता है, r की जगह अगर हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, mv साइन थीटा, यहाँ पर भी वेलोसिटी कौन सा होगा, v साइन थीटा होगा, तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, mv साइन थीटा उल्टा लिख दिएगा गाइस मैंने, हाँ जल्दबाजी में लिखा जाता है। r की वैल्यू में पुट करनी है mv साइन थीटा डिवाइडेड बाय qb, तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल, यानी कि 2 पाई m बाय qm हमें मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 3 केस हमने देखे कि जब हम 0 या 180 डिग्री पर चार्ज को मूव कराते हैं तो लीनियर पाथ होगा, फोर्स 0 होगा। अगर हम 90 डिग्री पर मूव कराते हैं तो सर्कुलर पाथ होगा, और अगर हम अदर देन 90, 0 एंड 180 डिग्री यानी कि किसी थीटा एंगल पर मूव कराते हैं तो हेलिकल पाथ होगा, और रेडियस और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब अगर हम बात करें, एक डिवाइस आता है हमारा, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स हमने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि पहले छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे बड़े बड़े टॉपिक्स पर। बड़े तो क्या मतलब, थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट किया जा सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है बहुत ही तेजी से। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को पाथ प्रोवाइड करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज भी किया जाता है। साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है, तो फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं।
ये जो आपको दो डी शेप दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं डीज, क्योंकि डी शेप के दिख रहे हैं। ये क्या होते हैं? मेटालिक होलो कंडक्टर होते हैं, होलो मेटालिक कंडक्टर होते हैं। और यहाँ तो थोड़ा सही बना देते हैं गाइस। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी मान लेते हैं इनवर्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने यहाँ पर करंट देना होगा और यहाँ पर हम लगा रहे हैं एक ओसिलेटर। ओसिलेटर क्या होता है? एक अल्टरनेट करंट का वोल्टेज एसी वोल्टेज सप्लाई होता है। अब अल्टरनेट करंट कैसे फ्लो करता है? इस तरह से फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या होती है, हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाएगी, क्या उसका हेल्प होगा, क्यों उसकी पोलैरिटी चेंज हमें करना है, वो सब हम देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल है। अब इनवर्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर चार्ज पार्टिकल को हम इस तरह से मूव कराते हैं इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अभी हमने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं गाइस, बना लीजिएगा। तो यहाँ से जब हमने इसको मूव कराया तो इस तरह से ये मूव करेगा। थोड़ा पास बना लेते हैं इसको इस तरह से। तो हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद पोलैरिटी चेंज होगी, यानी कि अब ये जो हमारी प्लेट है, ये वाली D1 जो है, इसकी यहाँ पर सरफेस पर प्लस चार्ज आ जाएगा पूरी सरफेस पर, और D2 जो है, ये वाली D, इसकी पूरी सरफेस पर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज इसीलिए करें ताकि चार्ज की स्पीड बढ़ाई जा सके। अब चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, यानी कि इस तरह से फिर वो फ्लो करने लग जाएगा। अब वापस से पोलैरिटी चेंज होगी, हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, वापस पोलैरिटी चेंज। अब प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बननी चाहिए, तभी तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी चार्ज की। तो इस तरह से हो जाएगा। अब वापस ये सब पूरी प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और चार्ज पार्टिकल की स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी, क्योंकि हर आधी साइकिल के बाद उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको सर्कुलर पाथ मिल गया और यहाँ से इसको हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारा टारगेट था। ठीक है, तो टोटल मिला के हमने ये बात देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्यों किया जाता है, साइक्लोट्रॉन होता क्या है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं। अब जो हमने परपेंडिकुलर जब हम चार्ज को मूव कराते हैं उसमें हमारी जो रेडियस निकली थी, क्या निकली थी हमारी रेडियस, टाइम पीरियड 2πm/qb। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगा qb/2πm। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में कि सारे बेसिक टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चलेंगे। तो अब हमारा पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ लिख लेते हैं यहाँ पर, बायोट-सवार्ट लॉ। तो बायोट-सवार्ट लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई करंट एलिमेंट है, ये क्या है, एक वायर है, यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ बहुत छोटी है, dl मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर थीटा एंगल पर मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल पर कोई P पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी करंट के, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और प्रोपोर्शनल होगी dl के, यानी कि लेंथ एलिमेंट के, और प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा के, जितना ज़्यादा एंगल उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर सभी को हम कंबाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I/dl साइन थीटा बाय r²। और अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं तो dB इक्वल हो जाएगा μ0/4π I/dl साइन थीटा बाय r²। अब ये μ0/4π जो है इसी को हम k भी लिख सकते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट वाला k नहीं है, ये यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो यहाँ से हम μ0 की वैल्यू निकाल सकते हैं 4π × 10⁻⁻7। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे आएंगे जिनमें केवल हमें μ0 मिलेगा, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। μ0 इक्वल हो जाएगा
4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बायोट सवार्ट लॉ था कि किसी भी अगर मैग्नेटिक अगर हमारे पास लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, डीएल एलिमेंट हम लेंगे, उससे थीटा एंगल पर किसी पी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो वो इक्वल होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। तो एक छोटा सा रिलेशन देख लेते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी एन की स्पीड ऑफ लाइट के बीच में। म्यू नॉट क्या है? हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट है हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। म्यू नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है और जो हमारा कुलोम्स कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है कुलोम्स कांस्टेंट की वैल्यू और उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आ जाएगा? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब हम क्या करेंगे? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, 10 की पावर -7 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर +7, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 16 बन जाएगा। अब इसको क्या हम 1/3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारा सेम बन जाएगा। और हाँ, हमें पता चल चुका है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 1/c² और c² इक्वल होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। c की वैल्यू निकालनी है तो रूट लगा देंगे यहाँ पर, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होती है? रिलेशन होती है। अब ये हमने यहाँ पर क्यों पढ़ी? क्योंकि हमारे रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में ये काम आने वाली है। आप बोल रहे हो अभी से क्यों पढ़ लिया? पढ़ लेते हैं गाइस, थोड़ा सा टॉपिक है साथ साथ में कवर हो रहा है, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली। अब एक देख लेते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को याद होगा। तो लेफ्ट हैंड यानी कि ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग थंब जो है हमारा वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, ये वाली फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर हमें बताएगी करंट की डायरेक्शन। फोर्स फील्ड करंट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मैंने भी इसी तरह से याद रख रखा है, फोर्स फील्ड करंट। तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? फोर्स फील्ड करंट, इसी तरह से है ना गाइस, फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट। डायग्राम आप थोड़ा देख लीजिएगा, डायरेक्टली 3D भी बना सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स अब यहाँ पर टाइम लगेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर। एक वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है और एक वायर जो फाइनाइट लेंथ का है, एक्सिस ऑफ वायर पे, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर, बहुत सारी, और सोलेनोइड के इनसाइड आउटसाइड। तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आने वाली है, फोर्स आने वाले हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सभी को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, करंट कैरिंग वायर है हमारे पास। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। पहला केसेस अगर हमारी इनफाइनाइट लेंथ है वायर की, यानी कि वायर हमारा क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, करंट मान लेते हैं इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला आता है B म्यू नॉट I/2πr। ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें फॉर फाइनाइट वायर, यानी कि जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, मान लीजिए XY दे रखा है हमें वायर, तो इसकी लेंथ फिक्स है, तो अगर यहाँ से सेंटर से P पॉइंट पर हमें कोई फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला एंगल हमारा φ1 है, ये वाला हमारा φ2 है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I
बाई 4πr साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, जहाँ पर फाई 1 फाई 2 क्या है ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलेज ही हमारे ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो हमने अपलोड कर दी है। एट एक्सियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल है, बी एक्सियल 0 होता है, बी एक्सियल 0 होता है, यानी कि अगर इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ठीक है गाइस, अब अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। हमने वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली, अगर हमारे पास सर्कुलर लूप है तो उसकी एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे बायोट-सवार्ट लॉ का। तो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, 2 लेंथ एलिमेंट लिए हैं हमने, बहुत सारे लेंथ एलिमेंट हो सकते हैं इस तरह से हमारे, और लेंथ एलिमेंट और करंट के बीच में हमारा करंट हमारा आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ ऊपर से अगर हम देखें तो अंदर हमारा डाउनवर्ड है, तो थीटा हमारा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो P पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो सेंटर से x डिस्टेंस पर है और dl से r डिस्टेंस पर है। r हमारा पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से r² + x² रूट के अंदर वो हमने निकाल ली है। यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है, तो इसके हम 2 कंपोनेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वाला हमारा dB sin थीटा, थीटा के साथ वाला हमारा dB cos थीटा। तो ये dB cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा बच जाएगा dB sin थीटा, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बायोट-सवार्ट लॉ कहता है हमारा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है dB वो इक्वल होती है μ0/4π I/dl sin थीटा बाय r²। यहाँ से साइन थीटा को क्या हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारा r है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, तो साइन थीटा की जगह हम r/r लिखेंगे। यानी कि यहाँ से dB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास μ0/4π I/dl बाय r², और साइन थीटा की जगह हम r/r लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो dB का इंटीग्रेशन तो b हो जाएगा। अब कांस्टेंट जो है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, μ0/4π कांस्टेंट है, उसके अलावा r भी कांस्टेंट है, और इस r² की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या बच जाएगा r² + x² बच जाएगा। साथ ही अंदर एक और r भी है, यानी कि √r² + x²। अंदर इंटीग्रेशन की केवल हमारा dl बच जाएगा। चाहे तो आप एक और स्टेप भी बढ़ाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, μ0IR डिवाइडेड बाई 4π, और यहाँ पर देखिए इसकी पावर r² + x² की पावर यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1 है, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो r² + x² की पावर 3/2, और dl का इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पर dl छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट है तो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या होती है 2πr होती हैं। तो रेडियस तो हमारी कैपिटल R है, 4 पाई से पाई कैंसल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा μ0IR² डिवाइडेड बाय 2r² + x² की पावर 3/2। अब ये तो हमारी आ गई कहाँ पर, एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप पर। अगर हम सेंटर की बात करें तो ये एक्स डिस्टेंस दो है, ये एक्स डिस्टेंस हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी रहेगी ही नहीं, हमें केवल सेंटर पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमारा x² 0 हो जाएगा तो μ0IR² डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो r³ बच जाएगा, r की पावर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि μ0I/2r हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए, साथ साथ में हम नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि बहुत ही इजी है, छोटा सा लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B dl
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है म्यू नॉट आई। ये हमारा क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसका प्रूफ भी बहुत छोटा है, प्रूफ देख लेते हैं हम। हमने एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है, dB इक्वल होता है हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा म्यू नॉट आई हमें मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम फटाफट से देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ b की जगह हम क्या रखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, और अंदर क्या और साथ में हमारा dl रहेगा। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। और लेंथ, अगर हमने अभी बात किया था सर्कुलर लूप के टर्म में कि लेंथ पूरी ही हमारी कवर हो जाएगी, तो हमारा 2 पाई r हमें मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ b dl है वो इक्वल आ गया है म्यू नॉट आई के। तो यही हमारा क्या था, प्रूफ था एम्पियर सर्किटल लॉ का। बहुत ही छोटा सा था गाइस। इसके बाद हम देख लेते हैं सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड। हम फाइंड करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। इनसाइड ही क्यों फाइंड करेंगे, कि जो हमारा सोलेनोइड होता है उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ये हमारा सोलेनोइड है एक, जिसमें करंट की डायरेक्शन हमने यहाँ पर शो कर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी वो हम यहाँ पर चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बनेगी जैसे एक बार मैग्नेट की बनती है। इसकी लेंथ L है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में यानी कि यहाँ से आउटवर्ड और यहाँ से नीचे इनवर्ड होगा। हमने यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया कन्वर्ट किया है जहाँ पर हम फील्ड फाइंड करेंगे। डीएल एलिमेंट हमने चारों साइड्स पर लिए हैं। रेक्टेंगुलर हमारा PQRS हो जाएगा और इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो है हमारी L। अब यहाँ पर हम देखें तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। इन दोनों साइड्स में डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री और आउटसाइड द सोलेनोइड 180 डिग्री। अब ये तीनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा आउटसाइड है सोलेनोइड के, तो यहाँ पर भी फील्ड 0 होगी। यहाँ पर कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। कैसे, हम पूरा यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, वो किसकी मदद से करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल होता है म्यू नॉट आई के। तो यहाँ पर बी डी एल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पहले P से Q तक करते हैं हम। यहाँ पर बी डी एल कोस थीटा वाला कंपोनेंट हम लेते हैं, तो कोस थीटा यहाँ पर क्या है 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 डिग्री, प्लस P से Q के बाद Q से R तक हम जाएंगे, बी डी एल कोस 90 डिग्री आ जाएगा हमारा, प्लस यहाँ पर वापस से इंटीग्रेशन करेंगे R से S तक, जहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है तो पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे हम S से P तक, बी डी एल कोस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई के। अब यहाँ पर क्या क्या टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है, ये हमारी कोस 90 0 होता है, कोस 90 0 होता है, और ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि केवल क्या बचेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। बी हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बच जाएगा और बाहर हमारा म्यू नॉट आई बच जाएगा। ठीक है, अब लेंथ का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमारा एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम ले लिया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेंगे तो पूरी हमारी लेंथ हमें मिल जाएगी, बी एल इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट। अब आई को हम क्या लिखेंगे, एन एल आई लिखेंगे। एन एल क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी है हमारे पास, लेंथ भी है, तो इसीलिए इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे, एन एल आई। एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई, और यही होता है हमारा फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नोट भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। यहाँ पर हमारे पास 2 पैरेलल करंट्स है, यानी कि करंट कैरिंग वायर्स है जो कि पैरेलली रखे हुए हैं। एक में करंट फ्लो हो रहा है I1, एक में I2। यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अगर हम राइट हैंड थंब रूल से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर
इनवर्ड होगी और यहाँ पर आउटवर्ड होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंड की वजह से लग रही है और फर्स्ट की तरफ फर्स्ट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट करंट जो है हमारा I1 उसकी वजह से B1 यहाँ क्रिएट हो रही है और I2 की वजह से B2 यहाँ क्रिएट हो रही है। फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। करंट, फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड हमारा आउटवर्ड है, करंट हमारा अपवर्ड है, यानी कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। सेम यहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। अब हमारा जो करंट कैरिंग वायर की वजह से फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आता है ILB साइन थीटा। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो इसको हम केवल ILB भी लिख सकते हैं। अब अगर सबसे पहले हम B1 फाइंड करें, B1 क्या हो जाएगा? हमें दोनों फोर्स फाइंड करने हैं, F1 और F2। B1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। B1 क्या हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट I1 बाई 2πr। हमने करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। B2 इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाई 2πr। अब क्या होगा? हमें फोर्स फाइंड करना है, F1 फाइंड करेंगे तो I1 इंटू I1 की तरफ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? B2, यानी कि म्यू नॉट I2 बाई 2πr। सिमिलरली F2 अगर हम फाइंड करेंगे तो I2 इंटू म्यू नॉट I1 बाई 2πr। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, और सिमिलरली ये भी हमारा बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, यानी कि दोनों पर फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। अब यहाँ पर पैरेलल करंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब यहाँ से 1 एम्पियर की भी हमारी डेफिनेशन बन सकती है। फोर्स क्या है हमारा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अगर हमारा फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है और डिस्टेंस हमारी क्या है? 1 मीटर है इन दोनों के बीच की, तो इसका मतलब है कि दोनों में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। बहुत ही ईजी है। कैसे आया? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2πr, यानी कि 2π × r की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा 2 × 10⁻⁷ बन जाएगा। अब ये कब बनेगा? जब हमारी ये भी क्या होंगे? 1 होंगे। तो अगर 2 × -7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी कि दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, फाइनली गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक सिंपल से प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब भी हम करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, यानी कि वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये हमारी कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, जो कि करंट की सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज हुआ है। इसके ऊपर हमने क्या लगाया है? एल्यूमिनियम की फ्रेम लगाई है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होती है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल ही हमारी मैग्नेट है। इस शेप में हमने क्यों बनाई है? ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सके। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि टॉर्क को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अब इस पर जैसे ही टॉर्क लगेगा तो स्प्रिंग क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी ताकि इसको बैलेंस किया जा सके। अब करंट की डायरेक्शन शो करने के बाद वापस नॉर्मल कंडीशन में भी तो आना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंटर होता है जो हमें करंट की रीडिंग शो करता है। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है। टॉर्क क्या होता है हमारा? NIAB साइन थीटा होता है। टॉर्क होना करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है, लूप होना चाहिए। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा? NIAB हो जाएगा। ये टॉर्क जो हमारा कोइल पर लग रहा है। अब स्प्रिंग जो टॉर्क लगाएगी उसे हम TS से डिनोट करेंगे, और वो क्या होता है? K फाई के इक्वल। K यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट, और फाई हमारा डिफ्लेक्शन है, जितना डिफ्लेक्शन हुआ है। अगर हमारी बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि टॉर्क जितना लूप पर लग रहा है, कोइल पर लग रहा है, उतना ही टॉर्क स्प्रिंग भी लगा रही है, तो K फाई हमारा इक्वल हो जाएगा NIBA के, और फाई इक्वल हो जाएगा NBA डिवाइडेड बाई K और I। यहाँ पर I को हमने बाहर क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, तो हम फाई प्रोपोर्शनल करंट के लिख सकते हैं। अगर हमारी बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि जितना टॉर्क कोइल पर लग रहा है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग लगा रही है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रही है,
तो हमारा जो फाई होगा डिफ्लेक्शन वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स और आती है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और एक और आती है हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्मॉल करंट या वोल्टेज आने पर भी वो किस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। छोटे से अगर करंट आने पर भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट ज़्यादा हो रहा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। और वोल्टेज के टर्म में सेम, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो ये होती है हमारी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? वोल्टेज और करंट को मेजर करने का। अब हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। बड़े करंट्स को भी ये मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर छोटे छोटे करंट्स को मेजर करता है। तो हम इसको अमीटर में कन्वर्ट करके साबित क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि बड़े बड़े करंट को भी हम मेजर कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पर एक शंट यानी कि छोटा सा रजिस्टर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा तो उसको गैल्वेनोमीटर हैंडल नहीं करेगा, उसको ये रेजिस्टेंस हैंडल करेगा। आई करंट आया मान लीजिए, तो आई जी तो हमारे गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा और आई माइनस आई जी हमारा शंट में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, इस पर लोड भी नहीं आएगा और हमारा करंट भी मेजर हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, आई आर यानी कि आई जी और इसका रेजिस्टेंस आर जी मान लेते हैं, और आई माइनस आई जी शंट में जो करंट आया है और इसका रेजिस्टेंस आर एस है। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। मेन फॉर्मूला हमें याद रखना है और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमने कन्वर्ट किया, क्यों किया। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे इनकी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिस पर मेन वोल्टेज पड़ेगा। मान लीजिए 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट यहाँ पर आएगा, 98 वोल्ट यहाँ पर और 2 वोल्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ गए बात को कि ज़्यादा जो हमारा वोल्टेज है मेन वो यहाँ पर रहेगा इस रेजिस्टेंस में ज़्यादा, और उसमें से थोड़ा सा वोल्टेज जाएगा केवल गैल्वेनोमीटर में, जिससे वो रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया, क्योंकि वोल्टेज से रीडिंग शो कर रहा है। आई जी करंट मान लेते हैं यहाँ पर आया, तो आई जी आर जी यानी कि इसका रेजिस्टेंस प्लस आई जी आर यानी कि इस रेजिस्टेंस, ये हमारा आर है, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो टोटल वोल्टेज हमें मिल जाएगा। ये क्या है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो रेजिस्टेंस फाइंड करो। अगर हमें दे रखा है कि इतना करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और उसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, तो हमें वोल्टेज फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।